हम लोग ने अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन देखा था। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पे जाते हैं, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव के सापेक्ष लंबार्धक पर स्थित होता है, इस पर लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। चलो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, उसी हिसाब से परिभाषा देखना। मान लो ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है, जो किससे मिलकर बना है? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। मैं यहाँ पर ए ले लेता हूं और यहाँ पर बी ले लेता हूं। ये प्लस क्यू आवेश और ये हो गया माइनस क्यू आवेश। इसकी प्रभावी लंबाई क्या हो गई? 2l। तो स्वाभाविक बात है इसका मध्य बिंदु होगा कोई ना कोई O। तो परिभाषा क्या बोल रहा है? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है। लंबार्धक यानी 90 डिग्री पर, तो केंद्र से ही होगा जो भी चीज होगा, तो केंद्र से लंबार्धक मान लेते हैं। यहाँ पर बिंदु P है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। अब ये इसके किस पर स्थित है? लंबार्धक पर स्थित है, लंब पर स्थित है। अब मानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1। और ये कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है, तो स्वाभाविक बात से क्या होगा? ये प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षित होगा तो ये क्या हो गया? E1 प्रतिकर्षित हो गया। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पास कुछ ना कुछ क्या बनेगा? कोण बनेगा, वो हो गया थीटा। उसी प्रकार ये माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये हो गया E1 अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो ये वाला हो गया E1। अब दोनों का परिणामी निकालें, तो परिणामी निकालेंगे तो वो क्या होगा? E होगा यहां से और यहां से। तो यहाँ पास एक कोण बना थीटा इसके लिए और यहां से एक कोण बना थीटा, तो थीटा थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। और यहां से इसके केंद्र से यहां तक की दूरी को हम क्या मान लिए? r। ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम आपको रफ में समझाता हूं। ये क्या हो गया? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर क्या है? बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस के कारण ये क्या होगा? प्लस आवेश प्रतिकर्षित होगा, तो E1। ये माइनस इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये क्या हो गया? E2। तो परिणामी जब निकालेंगे तो ये हो गया E। तो यहाँ से एक कोण बन रहा है, यहाँ से एक कोण बन रहा है, थीटा थीटा, तो टोटल क्या हो गया? 2 थीटा। तो ये इसका डायग्राम हो गया। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, मैं परिभाषा एक बार फिर से बोल रहा हूँ। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव के सापेक्ष लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब डेरिवेशन के लिए है, डेरिवेशन में आप थ्योरी लिख लेंगे। क्या क्या लिखोगे? जैसे पहले वाले में लिखे थे अक्षी में। डायग्राम देखकर ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम किस पर आएंगे? A पर स्थित कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E1 इक्वल टू 1/4πε0 के प्लस क्यू आवेश है, यहां से यहां तक की दूरी यानी AP का स्क्वायर। किस दिशा में? AP की दिशा में। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण, और ये क्या है? लंब है। तो दोनों तरफ कर्ण है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया A पर स्थित। इसी प्रकार B पर निकालें। B पर स्थित प्लस की जगह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? अब ये बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू 1/4πε0 के क्यूब। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? BP का स्क्वायर। किस दिशा पे आ रहा है? P से B की दिशा में। समीकरण 2।
अब परिणामी निकालेंगे तो हम दोनों का क्या होगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, लेकिन यहाँ पर एंगल भी बन रहा है तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, परिणामी तीव्रता का वर्ग। कई बुक में इसको डायरेक्ट ले लिया है, मैं इसको मेथड से थोड़ा बता रहा हूँ, इलिबरेट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा कि डायरेक्ट क्या चीज लिया जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, यहाँ पर 2 थीटा बन रहा है ना, 2 थीटा, तो ये हो गया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब देखो E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है, कण यदि बराबर कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो E1 के जगह E2 के जगह भी हम क्या लिख लिए, E1 का स्क्वायर, तो 2E1 cos 2 थीटा। अब ये E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर हो गया, ये 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। यहाँ से 2E1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, 1 प्लस cos 2 थीटा। हम मैथ्स में फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये 2 दूनी 4 E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। अब इधर क्या है, E का स्क्वायर है, तो E स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इतना, तो E बराबर क्या हो गया, वर्गमूल 4E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 2E1 cos 2 थीटा। इसको अपन डायरेक्ट यूज करेंगे परिणामी तीव्रता में, 2E1 cos 2 थीटा। तो ये सब चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, तो परिणामी तीव्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E1 cos 2 थीटा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, तो परिणामी तीव्रता इक्वल टू क्या हो गया, 2E1 cos 2 थीटा, cos थीटा ना, cos थीटा, ठीक है। अब रखते हैं वैल्यू, E1 का मान क्या है, 1/4πε0 के यहाँ पर रखें, इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 के क्या है, Q/AP का स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये समीकरण हम लोग 1 देके छोड़ दें, ये 3 देके। अब इसके आगे हल करना है, हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर फंस गए, हमको AP की वैल्यू नहीं पता और cos थीटा की वैल्यू नहीं पता। अब इसको हम लोग डायग्राम से सॉल्व करेंगे, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद हम लोग डायग्राम सॉल्व करेंगे। चलिए समीकरण 3 ये आया है। अब हम लोग को AP और cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो AP कैसे निकलेगा, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है हम लोग को, ये इस प्रकार का, ये O हो गया, ये P हो गया और ये A हो गया और ये थीटा हो गया, और यहां से यहां तक R है और ये क्या है, L है, और ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज लंब। तो त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय लगा है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कण क्या है, PA का वर्ग या AP का वर्ग, लंब हम लोग का PO का वर्ग, आधार हो गया AO का वर्ग। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पास लिख देता हूँ क्योंकि हमको बाद में रखना पड़ेगा, 2 इंटू 1/4πε0 के Q/AP का स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये समीकरण क्या है, 3। अब यहाँ पर AP का वर्ग बराबर PO का मान कितना है, R का वर्ग, प्लस AO का मान कितना है, L का वर्ग, तो AP बराबर हो गया वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम दे दिए समीकरण 4, ये मान हो गया वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर, सिंपल जानते हैं, त्रिभुज कौन सा यूज कर रहे हैं, POA में cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार है L, और कर्ण भी निकाले वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो गया वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 5। हमको cos थीटा पता चल गया, AP का मान पता चल गया। इस मान को समीकरण 3 में रखने पर कौन से मान को, AP और cos थीटा का मान
ए बी और कॉस थीटा का मान समीकरण 3 पे रखने पर। ये डायग्राम में मिटा दे रहा हूं, अब हमको इस डायग्राम का कोई यूज नहीं है, तब मैं इस डायग्राम को रफ कर दे रहा हूं। किस मान को? ए बी व कॉस थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हम लोगों ने क्या देखा है, उस पे आते हैं। समीकरण 3 है इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन ए पी का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो ये हो गया इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q। ए पी का मान कितना है? वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान कितना है? एल अपॉन वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व किए, इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन ये स्क्वायर और ये रूट कट गया, तो क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट हटा दिए तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर पूरे की घात 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं यानी एक है, तो ये घातांक का नियम आ गया, a की घात n गुणित a की घात n बराबर a की घात n प्लस n। तो ये हो गया इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको 1 लिख लेते हैं, इंटू इसको लाइन बार से लिख लिए 2ql अपॉन, इसमें फॉर्मूला लगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 1 प्लस 1/2। अब उसको सॉल्व किए, 2ql इक्वल टू हम क्या जानते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p इक्वल टू क्या जानते हैं? p इक्वल टू 2ql। तो उसके जगह हम क्या रख देंगे? p, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन नीचे लघुत्तम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे तो 2 धन 1/2। तो ये हो गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, जहां k इक्वल टू 1 किसमें? वायु या निर्वात में हो, निर्वात में होगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ये एक फॉर्मूला आया। अभी कंडीशन मानना है न्यूटन प्रति कूलम। अब चूंकि R का मान किससे बड़ा है? L से बड़ा है। किसका मान? R का मान। तो L को नेगलेक्ट कर दिए तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। ये 2 कट गया, इक्वल टू इसका मान लिख सकते हैं 9 × 10⁹ p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका डेरिवेशन हुआ, ये और ये। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को। निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति फिर से वैद्युत विभव में फिर से मिलेगा और उसके बाद चुंबकत्व अध्याय में मिलेगा। तो मेरे को लगता है टॉपिक समझ आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कूलाम के नियम, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पांचों टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम पांचों टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।